A very good morning, everyone. As we are doing the chapter Article of Association, up to limitations regarding the Article of Association हमने कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है व्हाट इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. मतलब कि कहे हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. कि हमारे जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किस तरीके से कंपनी और उसके मेंबर्स को बाइंड करते हैं या बाउंड करते हैं बाय देयर एक्शंस. इज इट क्लियर? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. किसी भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर होना चाहती है तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होता है, ठीक है, और वो जरूरी है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली रूल्स डिफाइन होते हैं फॉर द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. मतलब किस तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. इज इट क्लियर? तो दोनों ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और इफेक्टिव तभी होंगे जब एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. क्लियर? तो सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट उसमें कुछ प्रोविजंस कंटेन है और वो प्रोविजन क्या कहते हैं कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर एक बार कंपनी इनके साथ रजिस्टर हो गई तो कंपनी और उसके मेंबर्स बाउंड हो गए फॉर देयर एक्शंस. फर्स्ट पॉइंट आता है ईच मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी. ईच मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी मतलब कि हर मेंबर जो है कंपनी को बाउंड होगा अपने किसी भी एक्शन के लिए. कोई भी गलत एक्शन या ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द कंपनी, तो वो बाउंड होगा किसको? कंपनी को. इज इट क्लियर? एंड इट इज ऑल्सो रिटन दैट द कंपनी मेंबर शुड adhere to the provision of memorandum and article of association and these members are bound by the article. क्यों क्यों बाउंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के? ठीक है, क्यों वो एक तरीके से लाइबल होंगे टू द कंपनी? बिकॉज दे हैव साइंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड दे हैव प्रॉमिस्ड ऑल्सो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं या मेमोरेंडम में डिफाइन किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, तो उसी के लिए वो काम करेंगे और उन सभी रूल्स को वो फॉलो करेंगे. ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया है तभी उन्होंने एक तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन भी किया है. इज इट क्लियर? तो हर मेंबर जो है कंपनी को बाउंड होगा अपने किसी भी एक्शन के लिए. इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल इन द केस Borland's Trustees वर्सेस स्टील ब्रॉस एंड कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या बोला गया था कि जो आर्टिकल है कंपनी के वो ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन का दिवालिया निकल जाता है, मतलब एक बेसिकली कह सकते हैं कि अगर कोई मेंबर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके जो शेयर्स होंगे वो सेल किए जाएंगे एट अ प्राइस दैट इज फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स. मतलब डायरेक्टर उसके जो भी शेयर्स उसने परचेज किए हुए थे, अगर उसका दिवालिया निकल गया है, एक तरीके से वो बैंकरप्ट हो गया है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो कौन सेल करेंगे? कंपनी सेल करेगी. और किस प्राइस पे सेल किए जाएंगे वो डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे. इज इट क्लियर? बट जब बोरलैंड जो है वो बैंकरप्ट हुआ, उसके ट्रस्टी ने अपनी एक इच्छा जाहिर की और कहा कि वो जो है इन शेयर्स को सेल करना चाहता है एट देयर ओरिजिनल प्राइस. साथ ही साथ उसने ये झूठ भी बोला दैट दिस थिंग विच ही इज डूइंग इज नॉट मेंशन्ड या दैट ही इज नॉट बाउंड बाय द आर्टिकल टू डू सो. ठीक है, मतलब एक तरीके से उसने झूठ बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मैं जो शेयर्स है उसको ओरिजिनल प्राइस पे ही बेचना चाहता हूँ. बट रियलिटी क्या थी? आर्टिकल में ये चीज मेंशन थी, मतलब कि एक तरीके से वो मेंबर जो है वो बाउंड था बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, तो वो ऐसे ही कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. ही विल बी लायबल टू द कंपनी. सेकेंड पॉइंट आता है कंपनी इज बाउंड टू इट्स मेंबर्स. यहाँ पर जो कंपनी है वो कंप्लीटली बाउंड होगी टू इट्स मेंबर्स. अपने फर्स्ट पॉइंट में हमने किया था कि मेंबर्स बाउंड होते हैं किसी भी एक्शन के लिए टू द कंपनी, ऐसे ही कंपनी भी बाउंड होगी टू एनी मेंबर फॉर देयर एनी रॉन्ग ट्रांजेक्शन. इज इट क्लियर? तो जहां पर कंपनी अगर मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई ऐसी अल्ट्रा वायर्स या इलीगल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करती है, तो वहां पर मेंबर्स के पास पावर है दैट दे कैन स्टॉप द कंपनी फ्रॉम डूइंग सो एंड दे विल डू दिस बाय द वे ऑफ इंजंक्शन. इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है फ्रॉम द कोर्ट, मतलब कोर्ट से लिया जाता है एक ऑफिशियल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग. मतलब किसी को कुछ करने या ना करवाने के लिए आप उसको ऑर्डर देते हो बेसिकली. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कंपनी को वो चीज ना करने के लिए आप ऑर्डर दोगे और वो ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से मिलेगा. इज इट क्लियर?
एंड ऑल्सो द मेंबर्स कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी, वो किस लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर ओन पर्सनल राइट्स अंडर द आर्टिकल। मतलब कि अगर कोई ऐसा राइट उनको मिला है अंडर द बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पर मेंबर्स के पास पावर है कि वो कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि राइट टू रिसीव देयर शेयर ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब एक तरीके से डिविडेंड जो उनको मिलनी है, जितने भी उन्होंने शेयर परचेज किए हैं कंपनी के, उस पर कुछ ना कुछ डिविडेंड उनको मिलता है। तो अगर कंपनी उनके डिविडेंड को रोक लेती है, एक तरीके से नहीं देती है, तो उनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ये चीज, ये गलत है, ठीक है, कंपनी को भी पता है ये गलत है, तो कंपनी कुछ गलत काम कर रही है, तो यहाँ पर मेंबर्स जो है कंपनी के, वो कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन द डिविडेंड ऑन द शेयर्स टू ऑल द मेंबर्स। इज इट क्लियर? तो डिविडेंड लेना उनका हक है, ठीक है, उनके पास राइट है टू रिसीव द डिक्लेयर्ड डिविडेंड, बट अगर आप नहीं दे रहे हो तो मेंबर्स आपके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है मेंबर टू मेंबर। अब मेंबर टू मेंबर में क्या है कि हर मेंबर एक दूसरे को बाउंड होता है। कैसे? अब आर्टिकल जो है बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है बिटवीन एंड अमंग्स ईच मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो मेंबर्स जो है मस्ट एडहेयर टू द कंपनी आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर आर्टिकल ने उन दोनों के बीच में, मेंबर्स के बीच में, आपसी में ही बिटवीन द मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि वो एक दूसरे को लायबल होंगे अपने किसी इलीगल एक्शन के लिए, या कुछ ऐसा कार्य किया है जो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट है, तो उसके लिए लायबल होंगे। इज इट क्लियर? तो साथ ही साथ अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आर्टिकल ने एस्टैब्लिश कर दिया है बिटवीन द मेंबर्स, तो उनके जो प्रोविजन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो भी मेंबर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इफ सम ऑफ देम डू नॉट फॉलो द रूल्स, तो अदर मेंबर्स जो हैं वो डिफॉल्टिंग मेंबर्स के खिलाफ डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं, इवन विदाउट ज्वाइनिंग द, इवन विदाउट द कंपनी। अगर कंपनी भी उनको, एक तरीके से हिंदी में बता देती हूँ कि अगर कंपनी भी उनको ज्वाइन ना करे इस केस में, तो मेंबर भी अकेला दूसरे मेंबर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। इज इट क्लियर? बट कोई भी मेंबर within his personal capacity cannot file a case on other members, director as well as the officer of the company for any problem or for any grievances। उसके लिए उसको कहाँ जाना है? सबसे पहले वो कंपनी के, वैसे तो वो कंपनी के थ्रू ही कर सकता है, अगर कोई केस फाइल करना है किसी ऑफिसर के या डायरेक्टर के या मेंबर के खिलाफ, ठीक है, वो कंपनी के थ्रू कर सकता है। बट अगर कंपनी या कंपनी का जो वो कंट्रोलिंग अफेयर वाला डिपार्टमेंट है, अगर वो उसकी बात ना सुने, ठीक है, अनसुनी कर दे, तो अकेला मेंबर भी केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द अदर मेंबर, because that member's action has affected the interest of another one। Is it clear? For example, अगर हम केस की बात करें इस थर्ड पॉइंट में, दाकेश्वरी कॉटन मिल्स वर्सेस नीलकमल, उसमें ये प्रूव किया गया कि अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने कुछ ऐसा एक्ट किया है विच इज बियॉन्ड देयर लीगल अथॉरिटी, तो कोई भी माइनॉरिटी में से कोई भी एक मेंबर जो है उस मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के खिलाफ या मेजॉरिटी मेंबर्स के खिलाफ केस कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द माइनॉरिटी मेंबर्स। लास्ट पॉइंट इज नो बाइंडिंग इन रिलेशन टू आउटसाइडर, और हम कह सकते हैं कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। कैसे? ना ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ना ही आर्टिकल ये कंस्टिट्यूट करता है, या एक तरीके से ये एस्टैब्लिश, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं करता बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर, एनी थर्ड पार्टी या एनी आउटसाइडर, ठीक है। कंपनी ना ही उसके मेंबर्स बाउंड होंगे टू द आउटसाइडर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी भी आउटसाइडर है एक तरीके से, ठीक है। इफ द इशू इन द क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद हिज राइट्स और ऑब्लिगेशन एज अ मेंबर, तो यहाँ पर एक केस डिफाइन किया गया है कि मेंबर ऑफ द कंपनी भी आउटसाइडर होगा अगर यहाँ पर बात आती है उसके राइट या ऑब्लिगेशन की एज अ मेंबर, ठीक है। जैसे मान लो एली वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट एश्योरेंस कंपनी का केस यहाँ पर आता है। कंपनी के आर्टिकल ये प्रोवाइड करते हैं, ये मेंशन किया है कंपनी के आर्टिकल में कि एली शुड बी द कंपनी सॉलिसिटर, मतलब एक तरीके से वो कंपनी का सॉलिसिटर होगा पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। एली को अपॉइंट कर दिया गया पोस्ट पे, और साथ ही साथ उसने कंपनी के शेयर्स को भी परचेज कर लिया। बट द कॉन्ट्रैक्ट दैट द कंपनी मेड विद एली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कंपनी ने एली के साथ, उसमें ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई कि वो कंपनी का सॉलिसिटर रहेगा पूरी लाइफ के लिए। आर्टिकल में ये चीज मेंशन है, लेकिन
कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो एली जो है कंपनी का सॉलिसिटर कुछ टाइम के लिए रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसको रिमूव कर दिया, या किसी तरीके से कह सकते हैं कि उसको डिसमिस कर दिया उस पोस्ट से, ठीक है। और एली ने क्या किया, कंपनी के खिलाफ केस कर दिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज फॉर द डैमेज। तो ये कहा गया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या मैं हम कह सकते हैं कि एक आउटसाइडर है वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर मेकिंग एनी क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाते कंपनी या आउटसाइडर या किसी थर्ड पार्टी के बीच, तो व्हाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वुड बी द बेस फॉर द एनी क्लेम और एनी डैमेज, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर आउटसाइडर जो है अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। जब कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन नहीं की गई थी कि वो सॉलिसिटर रहेगा पूरी लाइफ के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ही बेस है उन दोनों के बीच में, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। जब आर्टिकल रिलेशनशिप ही नहीं बताता, तो व्हाई ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी? इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये चीज मेंशन होती तो कंपनी लायबल होती टू द आउटसाइडर, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज मेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वजह से। तो वो इस बेसिस पे कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकता, और साथ ही साथ कोई भी कंपनी बाउंड नहीं होगी आउटसाइडर को ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये बोला गया है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर वो एक बार रजिस्टर हो गए विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, तो हम उनको क्या कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो पब्लिक के लिए खुले हैं एक तरीके से इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। वो आकर एक तरीके से प्रिस्क्राइब फी पे करके जो है डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम ये मानते हैं, ये इंज्यूम किया गया है कि अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ डील करता है, तो वो सभी जो कंटेंट्स हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, उनसे फेमिलियर होगा। मतलब कि हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि उसने हर चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पढ़ी है, ठीक है, तभी वो डील कर रहा है कंपनी के साथ। इज इट क्लियर? अगर यहाँ बात करें केस की, ओक बैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रम, तो इस केस में भी एज्यूम किया गया था कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसने अच्छी तरीके से कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ा है, और साथ ही साथ उसके कंटेंट्स को अंडरस्टैंड किया है, मतलब एक तरीके से अच्छे से समझा भी है, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, उसकी पावर्स क्या है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एनी लॉस, पॉसिबल लॉस, ठीक है। तो ये ड्यूटी बनती है किसी भी पर्सन की जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, क्या कि उसने जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उनको देखा होगा और साथ ही साथ समझा भी होगा, इसीलिए वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो अपने रिस्क पे कर रहा है। तो इस असम्पशन को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। मतलब कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, कोई भी आउटसाइडर पर्सन है या पब्लिक है, अगर वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं, कंपनी मान के चलती है कि उसने जो भी हमारे जो रूल्स हमने डिफाइन किए थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो हमने पर्पस डिफाइन किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो भी लिमिटेशंस थी वो सभी उस पर्सन ने एक तरीके से अच्छे से समझी है और पढ़ी है, ठीक है, इसीलिए वो कंपनी के साथ डील कर रहा है। और इस एजम्पशन को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इश्यूड होगा ओनली आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स, बट एक पर्सन ने क्या किया, बिल्स जो है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने इशू किया था, उसमें एक डायरेक्टर के साइन थे, ठीक है। तो एक डायरेक्टर के साइन थे, बट रूल क्या कहता है, 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। तो वो पर्सन जो है कंपनी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, और ना ही डैमेजेस के लिए या पेमेंट के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि रूल्स ये चीज कहते हैं और वो कर उलट चीज रहा है उससे, ठीक है, मतलब अपोजिट चीज कर रहा है वो एक तरीके से। 2 डायरेक्टर के साइन कहते हैं रूल, लेकिन वो करवा के किससे आया है, एक के, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, उसने डील किया है कंपनी के साथ तो अपने रिस्क पे किया है। तो ये डॉक्ट्राइन ये कहती है कि कंपनी यहाँ पर लायबल नहीं होगी फॉर एनी डैमेज, फॉर एनी क्लेम्स। इज इट क्लियर? तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पर क्या करती है, कंपनी को प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर से, ठीक है। मतलब कि आउटसाइडर को हम ये मान के चलते हैं कि उसको सभी नॉलेज है, क्योंकि हमारे जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए ओपन है, ठीक है।
तो यहाँ पर माना गया है, एज्यूम्ड है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, कि जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ, वो उसकी ड्यूटी बनती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़े, समझे और तभी कंपनी के साथ डील करे, क्योंकि कंपनी किसी भी ऐसे लॉस के लिए लायबल नहीं होगी जो आउटसाइडर के बिहाफ पर हुआ है, जो अगेंस्ट द रूल्स हैं ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम तुर्कवंड रूल भी बोलते हैं, दैट बेसिकली अराइज फ्रॉम 150 ईयर्स अगो इन द कंटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो अपोजिट है किसके, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। जहां हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम क्या करते थे, बेसिकली हम कंपनी को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द एक्शंस ऑफ आउटसाइडर्स, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो भी एक्शंस कंपनी लेती है, ठीक है। पहले में क्या करते थे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, एक तरीके से कंपनी को बचाया जाता था, किससे, आउटसाइडर से, और यहाँ पर क्या करते हैं, हम आउटसाइडर को बचाते हैं, किससे, कंपनी से। इज इट क्लियर? तो अगर हम बात करें जेनेसिस की, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, दे अकर बेसिकली विद द केस दैट इज बिटवीन द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवंड। इस केस में क्या था, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, इस केस के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, उनके पास अथॉरिटी थी कि वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं अगेंस्ट अ लोन टू द कंपनी, लेकिन उसके लिए एक अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन पास होगा तभी जो है बॉन्ड इशू हो सकता है। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टर ने क्या किया, बॉन्ड इशू कर दिया, किसको, तुर्कवान को, बट बिफोर द बॉन्ड वॉज इशूड नो रेजोल्यूशन वॉज पास, जो कि डायरेक्टर्स को करना चाहिए था। इज इट क्लियर? तो ये कहा गया कि तुर्कवन जो है वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड एंड हैज द राइट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही उसके पास राइट है ये एज्यूम करने का कि कंपनी ने नेसेसरी रेजोल्यूशन पास कर दिया होगा तभी उसको बॉन्ड इशू किया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या किया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी इस केस से जनरेट हुई कि आउटसाइडर्स को कंपनी के एक्शन से आपने प्रोटेक्ट करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसके एक्शंस के अगेंस्ट, कंपनी के एक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर जो कार्य करना था, ठीक है, बॉन्ड इशू करना था, लेकिन बॉन्ड इशू करने के लिए एक आर्टिकल में एक प्रोविजन डाला गया था कि उसके लिए नेसेसरी रेजोल्यूशन पास करना होता है, बट यहाँ पर वो कंपनी ने नहीं किया, ठीक है, और बॉन्ड इशू कर दिया। बट इसमें तुर्कवंड की तो कोई गलती नहीं है, गलती किसके भी हाफ पर है, कंपनी के भी हाफ पर है। तुर्कवंड ने एज्यूम कर लिया होगा कि हाँ कि कंपनी ने नेसेसरी रेजोल्यूशन भी पास कर दिया होगा तभी तो उसको बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं जो डील करते हैं कंपनी के साथ, दे आर ओनली रिक्वायर्ड टू बी श्योर दैट द प्रपोज्ड डीलिंग्स आर अपेरेंटली रेगुलर एंड कंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम आर्टिकल्स, बट दे नीड नॉट टू इंक्वायर इन द रेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग। इंटरनल प्रोसीडिंग्स में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, हाँ सिर्फ ये श्योर कर सकते हैं कि जो आर्टिकल और मेमोरेंडम में चीजें मेंशन है वो कंपनी ने फॉलो की होंगी, क्योंकि आपका आउटसाइडर पार्टी तो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई गलती हुई है तो उसमें आउटसाइडर का कोई बेसिकली कोई गलती नहीं होगी, वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। इज इट क्लियर? वो इंटरनल प्रोसीडिंग, इंडोर मैनेजमेंट मतलब इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही इंक्वायर करेगा। वो किसका काम है इंटरनल प्रोसीडिंग्स को देखना? कंपनी का काम है, ठीक है। अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई गलती हुई है, इंटरनली कोई गलती हुई, अब इस केस में क्या था, उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था लेकिन बॉन्ड इशू कर दिया था। अब आउटसाइडर को तो बॉन्ड से मतलब था और ये एज्यूम उसने कर लिया था कि क्या पता उन्होंने यहाँ पर रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, तो गलती किसके बिहाफ पर हुई है, कंपनी के बिहाफ पर हुई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब अकॉर्डिंग टू द इंडोर मैनेजमेंट ये ज़रूरी नहीं है आउटसाइडर के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंपनी की, इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती है कंपनी की, ठीक है, मतलब प्रोसीजर में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर वेयर प्रोटेक्शन अंडर दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी क्लेम्ड, जहाँ पर आप इस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का आउटसाइडर फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो केसेस क्या है? फर्स्ट, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी।
अगर किसी पर्सन या आउटसाइडर के पास ये नॉलेज है या कोई एक्चुअल नोटिस है रिगार्डिंग एनी इरेगुलरिटी इन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, तो ये नॉलेज होने के बावजूद भी वो कंपनी के साथ डील करता है, then he will not be entitled to any protection under this doctrine of indoor management. Is it clear? मतलब कि यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या करते हैं, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कंपनीज के एक्शंस के अगेंस्ट. इज इट क्लियर? बट यहाँ पर उसको पता था कि कंपनी में इंटरनल फंक्शनिंग में कोई इरेगुलरिटी है, फिर भी वो कंपनी के साथ डील करता है, तो वो इस डॉक्ट्राइन के अंडर फायदा नहीं उठा सकता. Is it clear? आउटसाइडर यहाँ मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता बिकॉज वो खुद ही लायबल है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आउटसाइडर्स. आउटसाइडर को कोई रेगुलरिटी का पता था और उन्होंने एक तरीके से डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल भी किया, लेकिन विदाउट एनी इंक्वायरी दे डील विद द कंपनी. मतलब उन्होंने एक तरीके से डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की. उनको बोला गया था कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लो, ठीक है, और उन्होंने बुलाया भी था डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कोई इंक्वायरी नहीं करी और वो कंपनी के साथ डायरेक्टली डील कर लेते हैं. तो ठीक है, तो यहाँ भी वो इस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते. इज इट क्लियर? क्योंकि गलती उनके भी हाथ पे हुई है. नेग्लिजेंस किनके भी हाथ पे हुई है? आउटसाइडर के भी हाथ पर. उनको बोला गया था कि वो डिटेल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने नहीं की और कंपनी के साथ डायरेक्टली डील कर लिया. ठीक है, तो गलती किसकी है? आउटसाइडर्स की यहाँ पर. क्लियर? नेक्स्ट आता है फॉर्जरी. अब फॉर्जरी में बेसिकली क्या है, जो डॉक्ट्राइन है इंडोर मैनेजमेंट की, वो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी अगर यहाँ पर आउटसाइडर जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, फोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंपनी को इससे नुकसान होता है, इज इट क्लियर, या एक तरीके से आउटसाइडर को इससे नुकसान होता है, क्योंकि गलती तो किसके भी हाथ पे हुई है? आउटसाइडर के भी हाथ पे. आउटसाइडर ने कोई गलत जो है एक तरीके से नोटिस या कह सकते हैं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो फेक था उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है. इज इट क्लियर? तो अगर कोई आउटसाइडर को नुकसान हुआ है तब भी वो यहाँ पर इस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली गलती किसकी है? आउटसाइडर की. इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. सबसे पहले तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स मतलब होता है पावर, यानी ऐसा कोई कार्य किया गया जो हमारी पावर के भी बियॉन्ड है. ठीक है, तो वो एक्ट क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायर्स. या हम कह सकते हैं कोई भी एक्ट कंपनी करती है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट एक्ट इज रेफर टू एज अल्ट्रा वायर्स. ठीक है, कंपनी जो है एक तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के बेस है, किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम का बेस है जो ये बताता है कि कंपनी की जो बाउंड्री वॉल है वो क्या है, मतलब कि कंपनी का स्कोप कितना है और वो जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है या फंक्शनिंग है वो कितने दायरे में रहकर की जानी है. ठीक है, तो वो दायरा बेसिकली यहाँ पर डिफाइन किया गया. अगर हम उस दायरे से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो अगेंस्ट द प्रोविजन है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो वो एक्ट क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायर्स. इज इट क्लियर? तो कोई भी एक्ट विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, और अल्ट्रा वायर्स एक्ट जो है वो वॉइड है और उसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते इवन इफ ऑल डायरेक्टर जो है वो चाहते हैं कि इसको रेटिफाई किया जाए. मतलब एक तरीके से अगर कोई काम ऐसा किया है जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वो अल्ट्रा वायर्स ही कहलाएगा, कोई भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता और वो एक्ट क्या कहलाता है? वॉइड ही कहलाता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज जो ये प्रोविजन है लॉ का कि अल्ट्रा वायर्स का, इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. दो ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बेसिकली कह सकते हो कि दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक तो इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना. ये एक तरीके से शेयर होल्डर को एश्योर करती है कि जो उन्होंने मनी इन्वेस्ट की है इन बाइंग द कंपनी शेयर्स, वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो मेमोरेंडम में लिखा गया है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स का किस तरीके से फायदा उठाना है, सिर्फ वो ही कर सकती है. मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए या कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ही यहाँ पर शेयर होल्डर्स के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यूटिलाइज किए जाएंगे. इज इट क्लियर? तो
यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स यहाँ तक कि वो यहाँ क्या करती है, बेसिकली शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज, वो थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को भी अफेक्ट करती है। थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर्स जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, लाइक क्रेडिटर्स, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को भी एक तरीके से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये एश्योर करती है उनको कि उनकी मनी जो है वो अनयूज नहीं होगी, या एक तरीके से कह सकते हैं कि मिस यूज नहीं किया जाएगा उनके मनी को, जो भी वो यहाँ पर बिजनेस को देते हैं एज अ लोन। इज इट क्लियर? जो जेनेसिस हैं ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ केस between the Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie। यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उस कंपनी का, रेलवे कंपनी का, वो कहता है कि जो कंपनी है विल ओनली सेल एंड सप्लाई कैरेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब कि वो सिर्फ सेल या सप्लाई करेगी कैरेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो भी रेलवेज के लिए कैरेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है उसको सेल या एक तरीके से सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर? लेकिन वो रीची के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है टू कंस्ट्रक्ट रेलवे कैरेज। कंस्ट्रक्ट तो नहीं है, सिर्फ सेल करने का काम था उनका, सेल या सप्लाई करने का, लेकिन वो रीची से क्या कंट्रैक्ट करती है, कंस्ट्रक्ट अ रेलवे कैरेज। तो ये वो कंट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरीके से वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि जो इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्लोज था, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट क्लोज है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट तो कुछ और था, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसी और रिगार्डिंग किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि इट हैज क्रॉस द स्फीयर्स ऑफ देयर एक्टिविटी, या एक तरीके से इन बाउंड्री वॉल या लिमिटेशंस थी जो कंपनी की, उनके बियॉन्ड जाकर इन्होंने जो है कंपनी ने, रेलवे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, अल्ट्रा वायर्स हुआ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज, कुछ एक्शंस होते हैं दैट डीम टू बी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, और वो एक्शंस क्या है? फर्स्ट वन इज अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसी कोई भी चीज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी गई और आपकी कंपनी वो एक्ट परफॉर्म करती है, तो वो क्या कहलाता है, अल्ट्रा वायर्स। इज इट क्लियर? कोई भी ऐसा कार्य जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है फिर भी आप लोग करते हैं, फिर भी वो कंपनी परफॉर्म करती है, तो वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायर्स। इज इट क्लियर? यानी ऐसा कोई एक्शन अगर आपने किया है तो वो टोटली वॉइड होगा, और दैट कैन नॉट बी लीगली एग्जीक्यूटेड इवन विद द एनोनिमस सपोर्ट ऑफ द कंपनी मेंबर्स। अगर कंपनी मेंबर्स का सपोर्ट भी है तब भी वो लीगल नहीं माना जाएगा, इट कैन नॉट बी लीगली एग्जीक्यूटेड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो विद इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है, बट दैट एक्टिविटी इज बियॉन्ड द बियॉन्ड व्हाट इज स्टेटेड इन इट्स आर्टिकल, मतलब कि बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है लेकिन विद इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो उस एक्टिविटी का जो बेसिकली कंपनी के पार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो वो वॉइड होगी, तब तक वॉइड होगी जब तक कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाती इन द कंपनी आर्टिकल्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में सच एक्शन कैन बी लीगलाइज। अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो वो एक तरीके से प्रेफर किया जाएगा, लेकिन तब तक अमेंडमेंट नहीं होती तब तक वो वॉइड ही रहता है। थर्ड पॉइंट इज अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई ऐसा अगर कोई डायरेक्टर कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं विच इज़ बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, बट कंपनी के मेमोरेंडम के विद इन द अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे कि कोई अवार्ड दिया किसी एम्प्लॉय को या कोई लोन दिया विच इज़ बियॉन्ड दैट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो जो मेंबर्स है कंपनी के कैन ऑथराइज सच एक्ट बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग। इफ द कंपनी वांट्स टू ग्रांट सच राइट्स टू डायरेक्टर इन फ्यूचर, तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। मतलब अगर चेंजेस करने हैं, मेंबर्स को ऑथराइज करना है ये सब कार्य करने के लिए, तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। बट अगर फ्यूचर में भी डायरेक्टर्स को ये राइट देना ही देना है, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अगर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनका इफेक्ट कैसे पड़ता है, कौन लायबल होगा, मतलब लायबिलिटी किसकी होगी, कंपनी की होगी, डायरेक्टर की होगी, या किसी ऑफिसर की होगी, ये हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंसिडरेशन। फर्स्ट वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने किया जो बियॉन्ड है उसकी राइट से, ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा कार्य जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है लेकिन कंपनी करती है वो कार्य, ठीक है,
तो चाहे वो कार्य एक तरीके से या चाहे वो एक्ट अप्रूव किया गया है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तब भी वो वॉइड होगा, मतलब कंपनी को आप बाउंड नहीं कर सकते सच कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इज इट क्लियर? सेकंड वन इज इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है एक तरीके से ऑफिशियल ऑर्डर जो कोर्ट से लिया जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ पास करती है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कंपनी जो है शेयर होल्डर्स की मनी कुछ ऐसे कार्य के लिए यूज करते, कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए यूज करती है विच इज नॉट स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम, ठीक है, और या अगर मेमोरेंडम में स्टेटेड है, देन एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट एंड स्टॉप द कंपनी फ्रॉम डूइंग सच, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर कोई ऐसा कार्य कंपनी करती है, मतलब जैसे शेयर होल्डर्स की मनी को यूटिलाइज करती है ऐसी एक्टिविटी के लिए जो मेमोरेंडम में लिखी नहीं गई है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम जो मेमोरेंडम में लिखा है और एक तरीके से कोई एनी मेंबर जो है कंपनी का इंजंक्शन ले सकता है, ऑफिशियल ऑर्डर ले सकता है कोर्ट से और कंपनी को रोक सकता है वो ऐसा कार्य करने ना करने के लिए या करने या ना करने के लिए। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो एसेट्स हैं कंपनी के वो यूज होने चाहिए फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कंपनी स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर जो है कंपनी का कोई अनऑथराइज पेमेंट करता है किसी थर्ड पार्टी को, तो ही विल बी लाइबल टू रीइंबर्स द कंपनी द अमाउंट पेड, मतलब कंपनी के खातों से निकालकर वो पैसे किसी को दिए हैं, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट की है, ठीक है, और कंपनी को इस चीज की नॉलेज भी नहीं है, क्लियर। तो कोई अनऑथराइज पेमेंट किया उसने थर्ड पार्टी को, तो वो लाइबल होगा कि वो कंपनी को वो पैसे लौटाए। प्लस अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो रिसिप्टेंट है उसको ये पता था कि जो अमाउंट पे की गई है वो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी है, मतलब कि डायरेक्टर ने अपने उस अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर उसको पेमेंट की है, तो जो डायरेक्टर है ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द रिसिप्टेंट, मतलब रिसिप्टेंट उसको डायरेक्टर को एक तरीके से डैमेजेस पे करेगा। इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट आता है अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि इन केस जो कंपनी की कैपिटल है वो डायरेक्टर ने यूज की है बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, एक तरीके से कैपिटल किस तरह क्यों यूज की है, फॉर एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी फॉर अ कंपनी, मतलब कंपनी के लिए ही कोई प्रॉपर्टी परचेज की है उसके लिए उन्होंने कंपनी की कैपिटल को यूज किया है, ठीक है। तो कंपनी हैव द राइट टू सच प्रॉपर्टी, मतलब एक तरीके से कंपनी के पास राइट है कि वो जो प्रॉपर्टी उनके बिहाफ पर ली गई है बाय द डायरेक्टर्स, उनके उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी का राइट है, ठीक है, इवन इट इज एक्वायर्ड इन एन ऑथराइज मैनर, चाहे वो एक तरीके से अनऑथराइज तरीके से ही एक्वायर की गई है। इज इट क्लियर? और वो कंपनी की जो है एक तरीके से क्या कहलाएगी, कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगी। इज इट क्लियर? वो प्रॉपर्टी कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली। नेक्स्ट वन इज ब्रीच ऑफ वारंटी और ऑफ अथॉरिटी। ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली एजेंट एक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको जो काम करना होता है वो विद इन देयर कंपनी के राइट्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं, मतलब विद इन देयर स्कोप करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी अथॉरिटी या पावर है। इज इट क्लियर? अगर कोई डायरेक्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी आउटसाइडर से विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम, तो वो डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लायबल होगा फॉर एनी लॉस दैट माइट एक्रू टू द कंपनी एज द रिजल्ट देयर। मतलब ये है कि अगर डायरेक्टर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एजेंट्स हैं कंपनी के लिए, ठीक है, तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो पावर्स हैं उनके भी बियॉन्ड जो है वो कोई काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो डायरेक्टर वो पर्सनली लायबल होंगे कोई भी लॉस के लिए जो भी कंपनी को हुआ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा वायर्स टोर्ट। अल्ट्रा वायर्स टोर्ट्स का मतलब होते हैं रोंगफुल एक्ट्स, ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब भी कोई गलत काम ही है, एक तरीके से कोई ऐसा काम जो अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड करते हो तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड है, ठीक है, और उसकी वजह से कोई किसी भी पर्सन का या प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट को डैमेज हुआ है कहीं ना कहीं, तो कंपनी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कहला सकते उस लॉस के लिए, ठीक है। कंपनी लायबल होगी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज दैट आर रिलेटेड टू लॉफुल बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। लॉफुल बिजनेस जो उसके मेमोरेंडम एसोसिएशन में स्टेटेड है सिर्फ उसके लिए लायबल होगी, कोई अनलॉफुल स्टेटमेंट के लिए या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका
एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइस, अगर कोई एक्शन या ट्रांजैक्शंस की गई है लिमिट ऑफ अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाकर कोई ऐसा एक्ट या ट्रांजैक्शन की है बट वो विद इन द है कंपनी की अथॉरिटी में, ठीक है, विद इन द लिमिट्स ऑफ कंपनी अथॉरिटी है, तो सच ट्रांजैक्शन या एक्ट क्या होगा, अप्रूव किया जाएगा। ऐसा क्लियर, कोई ऐसा काम डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड किया है लेकिन कंपनी की अथॉरिटी के विद इन किया है तो वो एक्ट या ट्रांजैक्शन अप्रूव किया जाएगा। इज इट क्लियर? अगर कोई एक्ट बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ द कंपनी किया गया है तो वो एक तरीके से अप्रूव हो सकता है। वो कब होगा? अगर आप कंपनी के आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? थर्ड वन इज इफ एन एक्ट विच इज विद इन द लिमिट्स ऑफ कंपनी एक्टिविटी is done in irregular manner, the shareholders can approve of such act। मतलब कि अगर शेयर होल्डर्स की इच्छा है तो वो उसको अप्रूव कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो विद इन द कंपनी एक्टिविटी किया गया है लेकिन इरेगुलर मैनर में किया गया है, लेकिन शेयर होल्डर अगर उनकी इच्छा है तो उस एक्ट को वो अप्रूवल भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इफ अ कंपनी लोन्स एनी मनी टू द थर्ड पार्टी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कंपनी कोई भी लोन देती है अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर किसी थर्ड पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इट कैन फाइल अ केस फॉर द रिपेमेंट ऑफ सच लोन, मतलब कि वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है फॉर द रिपेमेंट ऑफ सच लोन। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट इज इफ अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। प्रीवियस पॉइंट में हमने क्या किया था, अगर कंपनी किसी थर्ड पार्टी को लोन देती है, अब यहाँ पर कंपनी लोन ले रही है किसी थर्ड पार्टी से अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, और लेकिन वो उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ उस अमाउंट को यूटिलाइज कर रही है टू पे ऑफ इट्स बिजनेस डेट, तो पार्टी जो लोन दे रही है वो कंपनी का क्या माना जाएगा? क्रेडिटर माना जाएगा, ठीक है। अब पिछले क्रेडिटर्स को तो उसने पे ऑफ कर दिया जिनसे उसने पैसा लिया था, लेकिन अब ये नया क्रेडिटर है जिससे उसने पैसा लिया है प्रीवियस क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। That's all about this chapter, Article of Association. Thank you.